आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ में मोहम्मद इसाक। कारगिल लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में कुछ अहम इश्यूज पे बात करने के लिए एक बार फिर हमने दावत दी है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान साहब को। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। बहुत सारे इश्यूज हैं, विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले काउंसिल को लेके कंट्रोलर ऑडिट जनरल का रिपोर्ट आया है काउंसिल के ऑडिट को लेके, तो एक राहत बड़ी खबर है हिल काउंसिल के लिए। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, काउंसिल की ऑडिट न होने की वजह से किस तरह की दुश्वारियां आ रहा था, और इस वक्त जब ये रिपोर्ट सामने आया है तो उसको लेके क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए एहसास साहब, ऐसा है कि जब से हमारा काउंसिल आपका फॉर्म हुआ था राइट फ्रॉम 2003 2003 से लेकर हमारा जो काउंसिल है उसका कोई ऑडिट जो है बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें फंड्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे थे J&K स्टेट के साथ जब हम थे। तो जब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट MHA के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आए, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको मैंडेटरी तौर पर आज तक जो आपने पैसा खर्चा किया है, जो पैसा आपको मिला है, उसका ऑडिट करना जो है बहुत ज़रूरी है। उसका इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो है आपको हमारे AG ऑफिस को सबमिट करना होगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते, और एक डेडलाइन भी MHA ने दिया था हमारे दोनों काउंसिल को, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पिछले 2 साल में काफ़ी मेहनत किया उसमें। हमारी जो टीम जिसको हेड कर रहे थे हमारे CCF चीफ कंट्रोलर फाइनेंस LHDC के जो प्रीवियस हमारे शौकत साहब थे वो, प्लस हमारे अभी जो इफ्तिखार साहब भी आ गए, और दोनों CEOs जो पहले जो बसीर साहब थे और अभी संतोष साहब, हमने काफ़ी मेहनत किया। हमने सिलेक्टेड जो हमारे लड़के थे अदर डिपार्टमेंट से भी हमने लाके काफ़ी मेहनत करके हमने इन टाइम पे जो है ऑडिट जो रिपोर्ट्स वगैरह बना के हमने फाइनल जो है पूरा टिल डेट तक का हमने सबमिट कर दिया है आपका AG को। और आपने रिसेंटली देखा होगा ये MHA की तरफ से एक क्लियरेंस भी आ गई कि काउंसिल ने, जो करगिल काउंसिल ने है, अपना जो पेंडिंग जो ऑडिट था वो हमने क्लियर कर दिया। तो एक बहुत बड़ी एक राहत भी है और एक अच्छी खबर भी है और एक ट्रांसपेरेंसी भी है आपका, जो होना बहुत ही एक ज़रूरी है। तो आप इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें लगता है कि हमें फंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नॉर्म्स है, जब तक आपके पास ऑडिट रिपोर्ट प्लस आपके पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा वो फर्दर जो है फंडिंग नहीं करते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप LHDC कारगिल के साथ ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। सर, रिसेंटली आपने कश्मीर का दौरा किया और वहाँ पे अलग अलग मकामात पे आपने विजिट भी किया। स्कॉस के वाइस चांसलर से भी आपने मुलाकात की, लेकिन दौरे के दौरान बीच में एक खबर आया, उस खबर से स्टूडेंट तबके में काफ़ी कंसर्न हमें देखने को मिला। नौशेरा में गर्ल्स हॉस्टल को पेशेंट सराय बनाने की बात की, तो ये क्यों ज़रूरत समझा कि गर्ल्स हॉस्टल को पेशेंट सराय बनाने की ज़रूरत है, और स्टूडेंट्स इस वक्त अभी भी स्टूडेंट्स का मानना है कि उसके ऊपर रिकन्सिडर किया जाए, क्या कहेंगे? उसमें ऐसा है आपका, जो चीज़ अभी हम गर्ल्स हॉस्टल बना है, गर्ल्स हॉस्टल जिसमें वो बना ही पेशेंट सराय के लिए। अगर आप अभी भी कैमरा लेके जाएंगे, वहाँ जो बोर्ड लगा है वो पेशेंट सराय के नाम पे ही बोर्ड है। पहले आपको मालूम होगा, ये जब हमारा एक प्रोक्योरमेंट विंग होता था डिवीजन PWD का, वहाँ पे इनका ऑफिस प्लस स्टोर होता था। उसके बाद गवर्नमेंट का एक डिसीजन हो गया कि प्रोक्योरमेंट वहाँ पे नहीं रहेगा, तो उसको कन्वर्ट किया गया आपका पेशेंट सराय में। वो इसलिए किया कि जो सौरा इंस्टीट्यूट है वो उसके बिल्कुल मुझे लगता है 10 मिनट के डिस्टेंस पर है, और बहुत सारे पेशेंट हमारे वहाँ पे हैं जिनको काफ़ी दुश्वारियाँ हैं, खासकर जो अटेंडेंस। रिसेंटली जब हमने विजिट किया, हमने कुछ वहाँ पे हमारे कुछ पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट थे उनसे भी हम मिले, तो उन्होंने भी बोला कि हमें यहाँ पे कमरा नहीं मिलता है पेशेंट्स को, और दूसरी बात वहाँ पे कुछ प्राइवेट सराइज भी बनाए हैं, वहाँ पे रहना पड़ता है। तो हमें बहुत दुश्वारियाँ इसमें आता है, और है भी जेन्युइन है आपका, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो रेफ़र यहाँ से होता है पेशेंट वो सौरा के लिए होता है। तो और वो बना भी, डिज़ाइन भी पेशेंट के लिए हुआ। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर दिखाऊंगा, हॉस्टल वो होता है जहाँ पर आपका तमाम चीज़ों का फैसिलिटी हो और फर्दर एक्सपेंशन की हमें गुंजाइश हो। जिस तरह आपने छनी रामा में हमारा बॉयज़ हॉस्टल देखा, उसको हम दिन ब दिन उसको स्ट्रेंथ कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसमें लाइब्रेरी फैसिलिटी हो, कंप्यूटर हो। यहाँ पे हमने देखा कि फर्दर एक्सपेंशन का कोई स्कोप
नहीं है। अभी आज के डेट में 36 स्टूडेंट्स हैं और 36 और कैपेसिटी ही उतना है, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो हॉस्टल का क्या रहेगा स्टेटस? तो हमने ये सोचा था कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करेंगे, जिस चीज़ के लिए बना है वो हम उस चीज़ के लिए पेशेंट सराय के लिए दे देंगे। लेकिन हमारा ये मतलब नहीं कि हम इमीडिएटली डिसीजन लें कि इसको क्लोज करके जो बच्चियां जो स्टूडेंट वहाँ पे हैं तो उनको हम कोई फैसिलिटी नहीं देंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम फेस मैनर में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बच्चियां जिन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पे उन कॉलेजेस में अगर हॉस्टल है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करके उनको बोलेंगे कि आप हमें हमारी इन बच्चियों को वहाँ पे अकोमोडेट कीजिए, या नहीं तो कोई ऐसा सूटेबल प्लेस हम देखेंगे कहीं पे दूसरी जगह, क्योंकि वो एरिया भी स्टूडेंट्स के लिए इतना फिजिबल नहीं है, जिसको डाउनटाउन हम कहते हैं। तो ऐसा कोई जगह देखें जहाँ पे हम 36 बच्चों को फिलहाल के लिए अकोमोडेट कर सकते हैं। कोई प्राइवेट बिल्डिंग हायर करें, या जैसे गवर्नमेंट ऑफ JNK के साथ बात करके कोई ऐसा बिल्डिंग हो जिसको हम ले सकें, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ है कि इतना डिमांड भी नहीं है। अगर डिमांड ज़्यादा हमारे पास आए तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, अपने लद्दाख यूटी के थ्रू उनसे बात करके हम लैंड ले लें और ख़ुद ही हम वहाँ पे हॉस्टल बनाएं। तो मेरा ये आपके थ्रू मैसेज है उन स्टूडेंट्स को कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख RK माथुर की क़यादत में लद्दाख आगे बढ़ रहा है। यूटी बनने के बाद लद्दाख के देहात का नक्शा यकसर बदल गया है। महकमा दिही तरक्की लद्दाख ने रवां माली साल में खत्ते लद्दाख के हर ब्लॉक में BDC और PDO ऑफिस और हर पंचायत में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर का काम भी मुकम्मल किया है। अब लद्दाख के हर पंचायत में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर का बराह रास्त फायदा लद्दाख के अवाम को मिलेगा। लद्दाख के मुकामी सरकार और मरकजी सरकार के तमाम स्कीम अब लद्दाखियों के दरवाजे पर होगा। इंतजामिया की जानिब से तामीर किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर कौम की अमानत है, इसे अपना समझकर इस्तेमाल करें और इसकी हिफाजत करें। सर, रिसेंटली कारगिल के अंदर मास्टर्स की ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र होने के बाद शायद बहुत सारे मास्टर्स अपने अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे या प्रपोज जो पोस्टिंग प्लेस हैं वहाँ पे शायद गए होंगे, लेकिन ट्रांसफ़र को लेके जनरली कुछ सवाल भी हमें कुछ मास्टर्स की तरफ से देखने को ये मिलता है कि जो ट्रांसफ़र हैं कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है कि उनको नज़दीकी जगहों पे शिफ्ट किया है, पास पास के एरियाज में रखा है, और कुछ लोग अभी भी जहाँ पे पोस्टिंग किया है वहाँ पे नहीं गया है। तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपका मास्टर्स को लेकर जो ट्रांसफ़र है ये पिछले कम से कम 7-8 साल से पेंडिंग था, कोई जनरल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। तो हमने भी देखा कि जेन्युइन है, कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे बहुत दूर दूर जो 8-8 साल से वहाँ पे हैं। तो हमने बाज़ाब्ता प्रपोज़ल बना के बिल्कुल हमने ये कोशिश यही किया है कि जो मास्टर्स जो काफ़ी दूर थे उनको अपने होम जो विलेज है उसके नज़दीक में लाएं। बाकी ये बात सही है कि कुछ चीज़ें रह गई होगी, कुछ ग्रीवेंसी ज़रूर होगा। मेरे पास भी कुछ रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, कुछ जगहों में सरप्लस भी गया है। तो अब हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया है CO को कि जिनका कोई जेन्युइन आपका कोई इशू होगा, ग्रीवेंस होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन वो ले लेगा हमारे CO साहब। तो आपके माध्यम से मैं उन तमाम मास्टर्स को भी ये कहना चाहूँगा, किसी को लगता है कि मेरे साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो या किसी कोई मेडिकल ग्राउंड पे हो या कोई नियरर टू रिटायरमेंट हो या कोई हार्ड जोन टू हार्ड जोन गया हो, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना एक जेन्युइन लॉजिक के साथ अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो CO साहब को दे दे। तो CO साहब इसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो ये देखेगा कि क्या ये केसेस जेन्युइन है। तो वो केसेस देखने के बाद जो है हम इसको पूरा सॉर्ट आउट करेंगे। आपने पहले भी देखा होगा जब हमने जनरल एंड टीचर्स के ट्रांसफ़र किया था उसमें भी जो इश्यूज थे बाद में हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके हमने रिजॉल्व किया था। तो इसमें भी ये होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अभी जो है जो ऑर्डर इशू हुआ है वो इन लेटर एंड सेपरेट जो है उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, यानी जहाँ जिसको पोस्ट के वो वहाँ जाके ज्वाइन करें। अगर कोई रिलीव नहीं होता है या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कोई हेड मास्टर उनको रिलीव नहीं केयर करता है तो उनके खिलाफ CO साहब ने लेटर निकाला, उनका पे बंद किया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ऑर्डर का कंप्लेंस होना ज़रूरी है। हाँ, कहीं कोई ग्रीवेंसेस होगा उसको ज़रूर सॉर्ट आउट किया जाएगा। सर, इसी के साथ साथ टीचर्स की जो इशू है, वैकेंट पोस्ट की इशू, ये बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो रहा है, क्या वजह है? नहीं, टीचर का आपका ऐसा है, कुछ जगहों पे जो अभी हमारा जो जनरल लाइन टीचर की बात कर रहे हैं, आपका
जिसमें हमने आपको कहा था कि हम इसमें जो पहले भी ऐसे इश्यूज आ गए, तो जहाँ पे रैशनलाइजेशन की बात अभी हो रही है, कुछ जगहों में किया, कुछ जोन में, करगिल जोन में भी इन्होंने कुछ रैशनलाइजेशन पे काम किया था, लेकिन उसमें काफ़ी खामियां थी जिसको बाद में डीसी साहब ने ऑन होल्ड रखा है फिलहाल। तो हमने जो है, जो हमारे जनरल एंड टीचर्स एसोसिएशन है या बाकी, उनसे भी हम बात कर रहे हैं कि हम इसको किस तरह से करें, क्योंकि कुछ जगहों पे कुछ स्कूल्स को मर्ज भी करना पड़ेगा आपका, तब जाके जो है ये रैशनलाइजेशन आपका काम करेगी। तो बाकी हमारी कोशिश इंशाल्लाह ये है, अभी कुछ दिनों से हम इस पे लगे हैं और आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता फेस मैनर में ये जो इश्यूज हैं काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो रहे हैं। और अभी जो मास्टर्स की हमने पोस्टिंग्स की है, उससे भी काफ़ी ये इश्यूज ख़त्म हो जाएगा। और हायर सेकेंडरीज पे जो हमारे एकेडमिक अरेंजमेंट पे लेक्चरर्स लगाए, कोई भी हायर सेकेंडरी आज के डेट में खाली नहीं है। बल्कि अभी हमने सीओ साहब को ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि जहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट की बहुत शॉर्टेज है, एक तो मैथमेटिक्स, दूसरा आपका साइंस का। तो हमने सीओ साहब को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसे मिडिल स्कूल या हाई स्कूल्स में पर्टिकुलरली जहाँ पे ये लगता है कि हमें मैथ और साइंस टीचर शॉर्ट है, वो हमें लिस्ट बना के प्रपोजल दे दें, ताकि हम जो हैं, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको हम सब्सिडी कंपोनेंट में से हायर करेंगे। ये भी हमने एक प्रपोजल जो है उनको देने के दिया, ताकि ये इशू जो है ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि जो नीचे मिडिल स्कूल लेवल पे जो इश्यूज हैं आपका टीचर के शॉर्टेज का, वो रिजॉल्व, उसमें शॉर्टेज इतना नहीं है, सिर्फ उसमें उसको मैनेज करने में थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है। प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी बनने की जरूरत है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं मानता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने एक प्रॉपर एक प्रपोजल जो है ट्रांसफर पॉलिसी बना के उसके तहत हमने ट्रांसफर्स किए हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं था आपका। लेकिन अभी भी जो है एक ट्रांसफर पॉलिसी सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही नहीं, बल्कि पूरे तमाम डिपार्टमेंट के लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बनना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इंशाल्लाह उस पर भी हम ज़रूर काम करेंगे। लद्दाख के अनएम्प्लॉयड यूथ्स की दीरेना मांग कि एसएससी का रिक्रूटमेंट जल्द से शुरू हो, और अब एसएससी ने ऑफिशियली ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट करना शुरू किया है। और अब बात आती है डिस्ट्रिक्ट कार्डर को लेके, इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपका सबसे मेन एक था हमारा जो डिविजनल कैडर के पोस्ट थे हमारे, या जो एसएससी को रेफर किया था हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से 797 पोस्ट, तो उसको लेके हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स थे, उनमें काफ़ी खदशा था कि ये क्यों एडवर्टाइज नहीं हो रहा है। तो आपने जैसे कहा, कल ये जो है एडवर्टाइज भी हो गया और एसएससी के वेबसाइट पर भी आ गया, जिससे हमारे बच्चे जो है फॉर्म वगैरह सबमिट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में 13 जून जो है इसके लास्ट डेट है। तो ये जो काफ़ी हद तक उनको एक रिलीफ मिला। अब डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर का भी यही है कि अभी इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर के जितने पोस्ट हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी एडवर्टाइज होंगे, लेकिन उसमें एक इशू अभी ये है कि जो पोस्ट हमें डिस्ट्रिक्ट कैडर के रेफर करने हैं, वो आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं वो रेफर करेंगे हमारे डीएसएसआरबी को। तो वो प्रोसेस अभी चल रहा है। जो ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे जो डीसी साहब चेयरमैन हैं, इनको फौरन एडवर्टाइज करके जो है, मतलब एक फेस मैनर में इस पर भी जल्दी से जो है एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट होगा। और पहले की तरह से 3-3 महीने जो रिजल्ट आने में लगता था वो नहीं होगा। इंशाल्लाह विद इन मंथ उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारी कोशिश भी और ये उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह हमारे जो लद्दाख के, पूरे लद्दाख यूटी के जो एस्पिरेंट्स, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स के जो जेन्युइन इशू हैं, वो इस साल हमें ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक जो है उनके इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लद्दाख में ज़रूरी कारोबार की बहुत ज्यादा सलाहियत है और बहुत से नौजवान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब हुकूमत आपके छोटे कारोबार को बढ़ाने में आपकी माली मदद करेगी। हुकूमत हिंद की वजारत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने महकमा सनत और तिजारत यूटी लद्दाख के साथ मिलकर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम का आगाज किया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक जिला एक पैदावार प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ये स्कीम गैर मुनज़्ज़म शोबे में मौजूद माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज की तरक्की के लिए माली, तकनीकी और कारोबारी मदद फराहम करेगी। इस स्कीम के तहत माइक्रो एंटरप्राइज को 10 लाख की हद तक इमदाद मुहैया की जाएगी, जो कि कुल प्रोजेक्ट की लागत का 35% है। इस मौके का फायदा उठाएं और लद्दाख में अपना फूड प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करें। खुद कफील रोजगार का इंतखाब करें और नौकरी तलाश करने के बजाय नौकरी देने वाले बने। मजीद तफसीलात के लिए लेह और कारगिल के जिले सनती मरकज से राब्ता करें। सर, खासकर इन दिनों लद्दाख के अंदर टाउन प्लानिंग को लेके, स्मार्ट सिटीज़ को लेके मीटिंग्स भी देखने को मिल रहा है, प्रोग्राम्स भी लगातार किया जा रहा है, मुख्तलिफ एजेंसीज के जरिए कंसल्टेंसीज भी ले रहे हैं। कारगिल लद्दाख को लेके, क्योंकि काउंसिल एक बहुत बड़ा स्टेक है और काउंसिल चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं टाउन प्लानिंग में। इससे पहले भी टाउन प्लानिंग, मास्टर प्लान बनते हुए देखा, चाहे वेबकॉप्स की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, फिजिकली इम्प्लीमेंट ठीक तरह से ग्राउंड पे बिल्कुल ही नहीं हुआ।
इस बार का जो टाउन प्लानिंग जो आज एक प्रोग्राम रखा था यूएलबी की जानब से, आप भी चेयर कर रहे थे, इस बार का टाउन प्लानिंग पहले के निस्बत में कितना यूनिक है? और प्लानिंग करने के बाद, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए, प्लानिंग करने के बाद फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? देखिए, आपने ये कहा कि सबसे ज़रूरी है आपका एक प्रॉपर प्लानिंग और एक इम्प्लीमेंटेशन। और हमारा जो अर्बन को लेके आज का जो प्रोग्राम था आपका, अर्बन डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, इसमें इनके डायरेक्टर भी मौजूद थे। तो हमारे अर्बन में अभी करगिल टाउन में बहुत सारे एजेंसीज काम कर रही हैं, 4-5 एजेंसीज काम कर रहे हैं, डिफरेंट काम उसमें काम कर रहे हैं आपका। तो उसमें हमारा ये मानना था कि क्योंकि टाउन में ऐसा है, एक तो हमारा पूरा ऑलरेडी इतना कंजेशन भी है, पूरा ट्रैफिक का लोड भी है, तो हमने उनसे ये कहा था कि जो जितने भी एजेंसीज टाउन में काम कर रहे हैं उनका एक आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये ना हो कि बाद में डुप्लीकेसी हो, जैसे अभी आपका ड्रेनेज वाला आएगा, बाद में आपका पीएचई वाला आएगा, फिर पीडीडी वाला आएगा, तो ये सारे चीज़ें जो है डुप्लीकेसी हो जाएगा। और हमने ये उनको कहा था कि आप लोग कोऑर्डिनेट करके जिसने जो काम करना है वो एट ए टाइम हो सबका, ताकि अगर हमने कल ड्रेनेज का काम करना है तो उसी ड्रेनेज में जो है बाकी सिस्टम्स भी रखा है, जैसे पीएचई का हो, आपका पीडीडी का हो। तो इस बार ही जो है आपका एक तो मास्टर प्लान हमारा बनेगा, उसका प्रेजेंटेशन भी दिया आपका, फिर आपका सीवरेज का है आपका, दूसरा आपका इसका है अपना पीएचई का है, उसके बाद फिर आपका जो हमारा ट्रांसपोर्ट का है, फिर दूसरा हमारा हेरिटेज जो अभी बन रहा है हमारा जो अपो बाजार वगैरह। तो उसमें हमारी कोशिश ये है कि एक सही और एक प्रॉपर प्लानिंग हो, क्योंकि हर चीज़ करगिल टाउन में नए सिरे से शुरू हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि नए सिरे से एक सही प्लानिंग हो टाइम लेके, ताकि ये चीज़ें जो है बाद में दोबारा कहीं एक स्टेज पे आके बोलें कि भाई ये गलत हो गया, इसको इस तरह से करना चाहिए था। और इसीलिए हमने ये प्लानिंग जो प्रोसेस वो शुरू हुआ है, हर एक को टाइम दिया है कि इतने देर में सारी चीज़ें जो है डीपीआर हमें कंप्लीट होके आए और इसका राइट टाइम पे और जल्दी से जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और सबसे मेन चीज़ था आज की मीटिंग का कि आपस में जो एजेंसीज काम कर रहे हैं उनका एक कोऑर्डिनेशन हो, ताकि सब मिल के काम करें और एट ए टाइम करें। क्योंकि हमारा रोड जो है आपको पता है, मेन रोड हमारे पास एक ही मेन रोड है, तो हम बार बार ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसी वक्त जब हम मेन रोड पे कोई भी काम करना है तो सारे एजेंसीज का जो भी काम है वो इकट्ठे करें। तो ये डायरेक्शन हमने आज पास किया है और उसमें हमारे डीसी साहब, डायरेक्टर साहब सारे थे। तो आज ये डिसीजन हो गया कि जो भी, एक तो आपस में ये लोग सारे डीपीआर शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद ये देखेंगे कि कोई आपस में कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो सारे इकट्ठे करेंगे, ताकि सारा काम जो है एक समय पे होगा। सर, जिस तरह से आज जो मीटिंग, इस मीटिंग में अर्बन प्लानिंग में बहुत सारे एरियाज को, लोकेशंस को, विलेज को इन किया है या उस मैपिंग के अंदर हैं, लेकिन आप जानते हैं इससे पहले करगिल मेन टाउन की बात करें, इससे पहले हिफाजत तरीके से बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, उस वजह से इस वक्त बहुत सारी दुश्वारियां देखने को मिलता है। इसके अलावा एडजेसेंट एरिया में अभी भी कंस्ट्रक्शन लगातार हमें देखने को मिल रहा था, तो क्या उनको रोकने की जरूरत है या रोका है, ताकि आने वाले समय में प्लानिंग के टाइम पे इशू ना आए? उनको बिल्कुल, जो अभी जो हमारे जहाँ पे जो एरियाज हम जो हैं इसमें कवर करने जा रहे हैं आपका अर्बन में, तो उसमें एक जो मास्टर प्लान अभी बन रहा है, आपने भी देखा होगा आज की प्लानिंग में, उस मास्टर प्लान में जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे आपका रोड होना चाहिए, कहाँ ड्रेनेज होना चाहिए, कहाँ बिजली के पोले होने चाहिए, वो सारा उन्होंने शो किया है। तो वो हमने बोला है कि एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है एससी साहब के साथ वो शेयर करें, ताकि अभी से उन जगहों का लोकेशन जो आइडेंटिफाई करके अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है तो उनको उसी हिसाब से परमिशन दिया जाए। तो हमारी कोशिश ये है कि जो अभी नए आने वाले जो टाउन है जो बनेगा आपका एरियाज, या आप कुर्बथांग प्लेटिव में हो या एडजेसेंट में हो, उसमें एक राइट तरीके से आपका जहाँ पे रोड की ज़रूरत है रोड हो, जहाँ ड्रेनेज हो, जहाँ पे फुटपाथ हो, वो सारा प्रॉपरली जो है वहाँ पे बनाए और उसी हिसाब से जो है वहाँ पे परमिशन दिया जाए। तो हमने वो भी कहा है कि जो मास्टर प्लान बन रहा है, मास्टर प्लान की कॉपी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर होगा, तो उसी हिसाब से जो है जो जिन्होंने मकान बनाना है उस हिसाब से परमिशन जो है दिया जाएगा। सर, आखिर पे रिसेंटली लद्दाख के अंदर जो आर्किटेक्ट्स हैं उनकी काफ़ी इश्यूज हमें देखने को मिला, खासकर सोशल मीडिया पे या पर्सनली भी उन्होंने अपने इश्यूज हमारे साथ शेयर किया है। उनका मानना है कि इस वक्त जो है लद्दाख के अंदर आर्किटेक्ट्स को इम्पैनल किया है, जो इम्पैनलमेंट के लिए नॉर्म्स
प्रोवाइड किया है, नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, उनका मानना है कि उस हिसाब से लद्दाख के कोई भी आर्किटेक्ट उसमें फॉल नहीं हो सकता है। और रिसेंटली जो इम्पैनल एजेंसीज हैं उसमें पूरे बाहर के एजेंसी से उनका मानना है, और उनका कहना था कि इसमें जो आर्किटेक्ट्स का जो नॉर्म्स होता है उसके भी कुछ अगेंस्ट जा रहे हैं। तो उस हवाले से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, उसको लेके अभी तक तो हमारे पास कोई आर्किटेक्ट जो हमारे लोकल हैं कोई ऐसा इशू लेके आज अभी तक हमारे पास नहीं आया। हालांकि आपको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलरेडी हमने सर्कुलर्स जो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, जो हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसी से, उनको एक डायरेक्शन ऑलरेडी दिया है कि हमारे जो लोकल आर्किटेक्ट्स हैं उनको इनपैनल किया जाए, और कुछ कुछ में किया भी है। वो लास्ट ईयर जनरल काउंसिल में ऑलरेडी मीटिंग मिनट्स में भी आया है। अभी जो इनको इम्पैनल किया जा रहा है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहा है। अपना जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई ग्रीवेंस या अगर कोई गलत उनके अगेंस्ट जा रहा है तो वो हमें रिप्रेजेंटेशन दे दें, हम डेफिनेटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करेंगे। और हमारी कोशिश भी है कि जितने भी हमारे लोकल आर्किटेक्ट हैं उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि वही हमारे एरिया को तो बेटर वो जानते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारा पूरा सपोर्ट है उनको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी करना चाहे वो हम कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्पैनल हैं, जो ऑर्डर पहले आपने पास किया हमने उस हिसाब से ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, आपका हमारे डिविजन्स भी कर रहे हैं। तो उस लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई शिकायत होना चाहिए। लेकिन जो बड़े और जो एजेंसीज जो अभी आ रहे हैं आपका, जैसे आपने आज देखा होगा हमारा अर्बन में भी, उसमें भी मोस्टली आउटसाइडर्स ही हैं। तो उसमें अगर कोई इशू है, उनको इम्पैनल नहीं किया जा रहा है या कोई वायलेशन कर रहा है, तो वो हमारे साथ टेकअप करें। हम डेफिनेटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान साहब। करगिल लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ इशूज़ के बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की। बने रहे गुलिस्तान के साथ, पल पल के